नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी और दिन है शुक्रवार। और आज के इस दिन पर मैं वरुण आपका डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। एज यूजुअल हम लोग डेली शाम को 5 बजे आपसे मिलते हैं। तो आज कुछ काम है जिसके कारण मुझे पहले ही ये रिकॉर्ड करके आपको देना पड़ रहा है। आप लोग को आज मैं मिस करूंगा, आप लोग भी मुझे कितना मिस करेंगे ये जरूर बताएंगे। तो 13 जनवरी को आपका स्वागत करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के सभी प्रमुख न्यूज को आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं सबसे पहला न्यूज आज हमारा क्या है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर हम बात करें इंडिया चाइना के रिलेशन को समझते हुए, तो इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रीच रिकॉर्ड हाई इन 2022। यानी भारत जो चाइना से आयात करता है उसका स्तर जो है वो काफी उच्च हो गया 2020 में या 2022 में, मींस लास्ट ईयर। और ट्रेड डेफिसिट जो व्यापार घाटा है वह लगभग 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है भारत और चाइना के बीच। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम कितना निर्यात कर रहे हैं माइनस हम कितना आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर भारत चाइना के संदर्भ में देखा जाए तो भारत चाइना को कितना निर्यात करता है माइनस भारत चाइना को कितना आयात करता है। तो इसमें हमने देखा कि भारत चाइना से आयात बहुत ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है। इस कारण से ही क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा का मतलब है, स्पष्ट तौर पर समझिए कि हम निर्यात माइनस आयात, तो निर्यात और माइनस आयात। अब सोचो कि ये अगर ज्यादा हो जाए बहुत और ये अगर कम रहे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर एक वैल्यू में लूं, मान लो निर्यात 50 है और आयात मान लो 150 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? -100। इसका मतलब है कि हम किस में हैं? ट्रेड डेफिसिट में हैं। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड सरप्लस में हम कब रहते? जब निर्यात का जो वैल्यू है वो ज्यादा होता, आयात का वैल्यू कम होता। ठीक इसको पलट दें तो उस समय हम ट्रेड सरप्लस में आते। अगर हम बात करें तो इधर आयात ले लो मान लो 100 और निर्यात मान लो निर्यात ले लिया आपने 100 और आयात ले लिया 20, हो गया 80। यानी ये ज्यादा हो और ये कम हो, तब ट्रेड सरप्लस है। लेकिन इंडिया और चाइना के केस में क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम काफी माइनस में हैं। हमारा आयात जो चाइना से है वह काफी ज्यादा है और इसी को लेकर यह न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बता रहा है कि ट्रेड डेफिसिट सर्जेस बियॉन्ड 100 बिलियन डॉलर, यानी ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से भी ऊंचा हो गया है। अगर हम रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स पर बात करें तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, देखिए ये जो फिगर है वो रिलीज किया गया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कलर चेंज कर देता हूं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स जीएसी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जनवरी 13 2023। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स इन बीजिंग यह संस्था है, इसने जो है वह एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। क्या है? टू वे ट्रेड वॉज अप बाई 8.4% लास्ट ईयर टू 135.98 बिलियन। तो ये जो संस्था इसने कहा कि जो दोनों तरफ से जो ट्रेड है इंडिया और चाइना से, इस ट्रेड में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग इतना प्रतिशत, अप बाई 8.4%। और कितना हो गया है? 135.98 बिलियन डॉलर का क्या हो गया है? जो व्यापार है, व्यापारिक संबंध है दोनों देश के बीच, इतना हो गया है। अगर हम बात करें 2022 की तो ठीक है, तो ये टोटल व्यापार का वैल्यू ये दिया हुआ है। और उसमें इंडिया जो चाइना से आयात कर रहा है और इंडिया जो चाइना से निर्यात कर रहा है, ये दोनों इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो टोटल व्यापारिक जो मूल्य है या वैल्यू है वो ये दिया हुआ है। अब इसमें बाइफर्केशन होगा कि इंडिया ने कितना आयात किया और इंडिया कितना निर्यात कर रही है। तो अगर आयात की बात करूं तो देखिए आपको दिखेगा कि इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है वह 118.5 बिलियन डॉलर कर रहा है। और अगर हम बात करें तो यह पिछले साल के मुकाबले, उसके पिछले साल मतलब 2022 का है और उसके पहले से अगर हम तुलना करें तो पहले इतना था और अब बढ़कर जो इंपोर्ट है वह 118.5 बिलियन डॉलर हो गया। यानी जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से वो बढ़ गया है, प्रीवियस ईयर की तुलना में बढ़ गया है।
पहले कितना था, 97.5 बिलियन डॉलर, अब वह 118.5 बिलियन डॉलर हो गया है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वह 28.1 बिलियन डॉलर था और वह घट करके 17.48 बिलियन डॉलर हो गया है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर हम 2 ईयर की तुलना करें तो पिछले ईयर से इस ईयर में, मतलब 2021 से 2022 की अगर तुलना कर रहे हैं तो 2021 में और 2022 दोनों साल में अगर हम आयात देखें तो 2021 से 2022 में आयात बढ़ गया और निर्यात कम हो गया। और व्यापारिक संबंध देखें तो ओवरऑल ये बढ़ गया है 8.4%। ठीक है, तो ओवरऑल व्यापार कितना का हुआ, लगभग 118.5 बिलियन का व्यापार हुआ है, 18.5 बिलियन डॉलर का, और इधर 17.48 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। वो आयात निर्यात दोनों को आप इसमें काउंट करिए और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम व्यापार की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच ट्रेड की बात करते हैं, तो उसमें आयात और निर्यात दोनों जोड़ते हैं। तो दोनों जोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या ज्यादा किया है। तो भाई हमने आयात बहुत ज्यादा किया है निर्यात के मुकाबले, और जब हमने आयात बहुत ज्यादा किया है इसका मतलब हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं बहुत सारे आइटम्स में। तो इसका मतलब हो गया कि हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, यानी हमारा जो व्यापार है वह घाटे में चल रहा है अगर हम चीन के साथ तुलना करें तो। ठीक है, और इसीलिए कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो कितना रीच कर गया है, लगभग 101.02 बिलियन। कैसे निकाला, ये है इंपोर्ट का, इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस कर दीजिए, तो इंपोर्ट 118 है, 17 उसमें से लगभग माइनस कर दीजिए तो 101 के अराउंड वैल्यू आएगा। मैं मतलब बिलियन डॉलर में नहीं, नॉर्मल वैल्यू में बात कर रहा हूं। और वह भी जो है वो 45% बढ़ गया है। अगर हम पिछले ईयर से जो कंपेयर करें तो पिछले साल यह 69.4 बिलियन डॉलर था। अब आप सोचिए कि कितना हाई हो गया हमारा ट्रेड डेफिसिट। पहले यह 69.4 बिलियन डॉलर था, अब यह 100 के पार चला गया है, लगभग 101.012 बिलियन डॉलर हो गया है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से काफी ज्यादा हो गया है, 100 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है। तो यहां एक तो यहां पर जो सवाल आपसे पूछेगा कि भाई ट्रेड डेफिसिट होता क्या, तो आप बताएंगे कि भाई हमारा आयात ज्यादा है निर्यात कम है। ट्रेड सरप्लस मतलब निर्यात ज्यादा आयात कम। क्लियर बात है। इसके बाद आपसे टू वे ट्रेड के बारे में पूछेगा तो आप बता देना इंडिया और चाइना के बीच टू वे ट्रेड इतना है। इंडिया की अगर कभी चाइनीज डिपेंडेंसी पर सवाल आ गया तो आप पूछना दिखाना भाई कि इतना ज्यादा इंडिया जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम आयात अगर कर रहे हैं इसका मतलब हम वहां के आइटम्स वहां की चीजों पर डिपेंडेंट है। तो ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैल्यू अगर ना भी पूछे लेकिन आपको एक आंकड़ा जो है बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि हम चाइना से ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में है, बहुत ज्यादा घाटा में है, बहुत ज्यादा हम आयात करते हैं और निर्यात उसके मुकाबले हम कुछ नहीं करते हैं। आप सोचिए ना, 17 और 118 लगभग 7-8 गुना हम जो है वो कम जो है निर्यात करते हैं आयात की। ठीक, तो यह न्यूज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इससे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। तो यही जो है यह डेटा है और इसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, वेजिटेबल प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन, यानी सब्जियों के दाम में कुछ गिरावट को देखने को मिली और जिसके कारण इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा नीचा हुआ। यहां पर कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ये आप जानते हैं कि महंगाई है भाई, महंगाई की मारी, महंगाई बहुत बुरी चीज है। इन ये सब के बारे में आपको नॉर्मल सबको पता है कि महंगाई से क्या होता है क्या नहीं होता है। सोना बाबू है, पिज्जा खिलाने लेकर गया, पता चला पिज्जा का दाम बढ़ गया है। अब सोना बाबू से कर्ज लेकर पिज्जा खिला रहा है, उसको तो लगा था 200 में ही मिलेगा, मिला 500 में। तो महंगाई, अब देखिए महंगाई को जो है इसको आपने मॉनेटरी पॉलिसी का नाम सुना होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई। ध्यान रखिएगा, तो आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाता है उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम इन्फ्लेशन को क्या करें, कंट्रोल करें। हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और इसके लिए
मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट, जैसे रिवर्स रेपो रेट, इन सब का आपने नाम सुना होगा, CRR, SLR, इन सब का नाम आपने सुना होगा कि दो प्रकार के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक टूल्स में आरबीआई यूजुअली क्या करता है, करेंसी की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो महंगाई के बारे में अगर हमको कुछ जानना हो तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये महंगाई बढ़ती क्यों है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई दाम बढ़ क्यों गया, दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। ठीक है, अब मान लो 5 चीज है और 5 लोग हैं तो आराम से खरीद लिया, लेकिन चीज 5 ही है, लोग जो खरीदने वाले हैं वो 100 हो गए या 80 हो गए या 50 हो गए, तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि त्योहारों के अवसर पर दूध के दाम बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूध की मांग बढ़ गई। तो मांग कैसे बढ़ती है, फ्री में तो बढ़ेगी नहीं, सबके पास पैसा आ गया तो सब लोग दूध की डिमांड करने लगे। तो इसका मतलब है कि महंगाई का लेना देना किससे है, आपके पॉकेट में अगर ज्यादा करेंसी आ जाएगी तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी, यानी सभी लोगों के पास अगर पैसा आने लगा तो सब लोग आईफोन खरीदेंगे, और आईफोन तो लिमिटेड बनता है। तो जब सब लोग लाइन लगा के आईफोन खरीदने लगेंगे तो आईफोन का दाम आईफोन कंपनी ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी, क्योंकि आईफोन का डिमांड ज्यादा हो गया। तो यहां पर आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि आईफोन का डिमांड ज्यादा क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि सब लोग आईफोन खरीदने लगे। सब लोग आईफोन खरीदने क्यों लगे? क्योंकि सबके पास पैसा आया। इसका मतलब है कि अगर हम पैसा को कंट्रोल कर दें तो कहीं ना कहीं लोग लाइन में नहीं लगेंगे आईफोन के लिए, और लोग जब लाइन में नहीं लगेंगे तो आईफोन की कंपनी आईफोन का दाम नहीं बढ़ाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, यानी जो पैसा है जो घूम रहा है आपके से मेरे पास, मेरे से उस दुकानदार के पास, इसको हमको कम करना पड़ेगा। और करेंसी सर्कुलेशन को कम करने के लिए ही जो टूल्स आपने देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए एक कमेटी भी है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। ये नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, मौद्रिक नीति समिति के बारे में। वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है और उसका टारगेट होता है कि 4 ± 2, यानी मैक्सिमम 6 हो और मिनिमम 2 हो, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहे। ठीक है, तो अब समझना कि प्रयास करना है कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 पर्सपेक्टिव है। एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से आप इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं, और दूसरा होलसेल पर्सपेक्टिव से आप इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से और एक थोक के पर्सपेक्टिव से। तो एक हो गया सीपीआई, ये अपने आप कैसे चला गया, एक हो गया सीपीआई और एक हो गया WPI। तो इसमें हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्या मेजर करते हैं कि महंगाई कितनी है। अब इसमें देखिए 2 तरह की महंगाई आती है, एक होता है हेडलाइन सीपीआई और एक होता है कोर सीपीआई। ठीक है, हेडलाइन सीपीआई और एक होता है कोर, ध्यान दीजिएगा, हेडलाइन और कोर। अब देखिए हेडलाइन सीपीआई में तो आप समझिए जो सामान्य वस्तुएं हैं जिसका लिस्ट है, उसमें कितना इन्फ्लेशन देखने को मिला कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, यानी हमारे और आपके पर्सपेक्टिव से जो वस्तुओं की सूची है उसमें कितना इन्फ्लेशन देखने को मिला। ठीक है, अब कोर वाले में क्या आ जाएगा, कोर वाले में हम क्या करेंगे कि जो जिसका प्राइस रेगुलर जो है वो लचीला है, मतलब घटता बढ़ता रहता है, उसको हम माइनस कर देंगे। यानी हम इसमें फूड और फ्यूल, इन दोनों को माइनस कर दो, फूड को और फ्यूल को। किसमें से? हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब आप फूड और फ्यूल को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? केवल कोर इन्फ्लेशन को आप मेजर कर पाएंगे, यानी उन वस्तुओं की महंगाई को मेजर कर पाएंगे जो वस्तुएं का दाम ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो हेडलाइन में तो ये शामिल है दोनों। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होगा, हमेशा वॉलेटाइल चीज आपको दिखेंगी, फूड और फ्यूल का दाम, ईंधन का दाम आपको हमेशा घटता बढ़ता दिखता रहता है। इसीलिए हमने एक अलग कैटेगरी बनाई, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं कि हम बस उसी चीजों को देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा, जिसमें वॉलेटिलिटी की जो मात्रा है वो कम होती है, जिसमें लचीलापन आपको कम देखने को मिलेगा। तो क्या किया हमने, हेडलाइन वाले में से ही ये दोनों पोर्शन को जब घटा दिया तो मेरे पास कोर इन्फ्लेशन आया। ठीक है, तो सब्जियों के दाम घटने से हेडलाइन इन्फ्लेशन तो मान लो कम हुआ,
लेकिन इसी न्यूज में कहा जा रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। तो कोर इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई है। सब्जियों के दाम घटने बढ़ने से हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में तो इसको हमने माइनस कर दिया है, तो फिर कोर इन्फ्लेशन में हमको यह देखने को नहीं मिलेगा। कोर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा ही हुआ है। तो ये हेडलाइन और कोर के मध्य एक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम थोड़ा सा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सीपीआई देखिए, सीपीआई में क्या है, यहां देखिए डब्ल्यूपीआई है और ये सीपीआई है। डब्ल्यूपीआई होलसेल पर्सपेक्टिव, थोक दुकानों के पर्सपेक्टिव, और सीपीआई कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक, देखिए इसको कौन जारी करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी हाल में ही एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर एक एनएसओ बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी तो चर्चा आते रहती है, इस पे बात होगी कभी। एनएसएसओ और सीएसओ इन दोनों को मिलाकर एनएसओ बनाया गया है। यह स्टैटिस्टिक्स और जो इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये आता है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में एक बेसिक अंतर यह भी है कि डब्ल्यूपीआई में हम केवल और केवल गुड्स को काउंट करते हैं, गुड्स के इन्फ्लेशन को देखते हैं। सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को देखते हैं। ठीक है, दोनों को देखा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बेस ईयर की बात करें तो इसका बेस ईयर, जो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है, वो 2012 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें तो डब्ल्यूपीआई को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, वो इसको जारी करता है। तो ये अगर ध्यान में रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो यह जो न्यूज है उसमें यही कहा जा रहा है न्यूज में कि, न्यूज पर आते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल प्राइसेस है, वो कमी देखने को मिली, जिससे हेडलाइन इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो बना हुआ है। इसमें आप कहीं पर अगर लाइन देखिए, एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स रिटेल इन्फ्लेशन एक्चुअली रोज, वही मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली बढ़ गया, 7.2% हो गया। अगर हम तुलना करें, कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो कोर इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी ऑल्सो हार्डन टू 6.1% फ्रॉम 6%। ये बढ़ गया है, कोर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में चूंकि सब्जी और ईंधन दोनों आते हैं तो उसमें कमी देखने को मिलेगी, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम दिखेगा। तो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन तो कम है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन हमारा अभी भी मेंटेन है, यानी बढ़ा हुआ है। तो ये जो है वह चिंता का विषय है। ये देखिए राजधानी में, ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड एलजी इन दिल्ली, ये हमेशा आपको देखने को मिलता है। चलिए एक बार मैं देख लूं, आवाज क्लियर है ना। ये आपको हमेशा इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है दिल्ली में, खासकर यहां पर क्या है, एक प्रशासक है और प्रशासक के अलावा जो चुनी हुई सरकार है, इन दोनों के बीच हमेशा आपको संघर्ष देखने को मिलता है। और न्यूज जो है वो यही है कि इन दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। कहां पर, जब किस चीज की बातें आ रही हैं, अभी एमसीडी चुनाव में दिल्ली ने जीता है, तो जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर ऑफ द एमसीडी, इसके इलेक्शन के समय, जनवरी 6 में जब इलेक्शन होना था, उस समय भी जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और एलजी, इनके बीच संघर्ष देखने को मिला है। तो इस कारण से ही ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अब देखिए, हमेशा दिल्ली में ये बात ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में आपको हमेशा दिखता होगा कि एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार संघर्ष बना हुआ है। एक चुनी हुई पार्टी की सरकार है और एक प्रशासक है। प्रशासक को लगता है उसी के पास शक्ति है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई चुनी हुई जो सरकार है वह जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जनता ने उसको चुनकर भेजा है। तो आप जो भी काम करिए वह चुनी हुई सरकार के एड एंड एडवाइस पर ही करिए। लेकिन यहां पर तो बात कुछ और होती है, राजनीति है, जिसके कारण आप देखते हैं कि चुनी हुई सरकार और साथ ही साथ जो एलजी है, इसके बीच में हमेशा संघर्ष रहता है। 69th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आपने देखा होगा कि आर्टिकल 239 ए आया, और इस आर्टिकल 239 ए में यह बात स्पष्ट है कि जो एलजी हैं, जो दिल्ली के, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एड एंड एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा।
एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। किसके? तो जो चुनी हुई सरकार है उस पे। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आर्टिकल 239 ए के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 239 ए स्पष्ट तौर पर कहता है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन तो एलजी देखेंगे, लेकिन उसमें सहायता जो है वह चुनी हुई सरकार करेगी। और इसमें 3 जो प्रमुख सब्जेक्ट है, जो आपको भी याद होगा, उसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। कौन सा? एक तो आपको पता है पुलिस, एक है पब्लिक ऑर्डर, जो एक तो पुलिस आपको पता है, दिल्ली पुलिस सीपीयू का एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है। दिल्ली पुलिस मतलब पुलिस, पब्लिक ऑर्डर जो सामान्य जो जन व्यवस्था है, और साथ ही साथ लैंड, यह तीनों जो है वह चुनी हुई सरकार के अंतर्गत नहीं आती। तो स्टेट के पास पावर इन तीनों मामलों में नहीं है। ठीक है, यह बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो इसी को लेकर समझ करके आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि लगातार यह विवाद बना रहता है, और यह डिप्टी मेयर और मेयर के इलेक्शन के पहले भी यह विवाद बना कि इसमें फेवर कर रहे हैं, और इसमें जो है वो जो नियमों का पालन नहीं कर रहे एलजी, ऐसा जो है वो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने इस प्रकार की बातें कही है। ठीक है, आर्टिकल 239 ए याद रखिएगा, 69th अमेंडमेंट में आया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। इस आर्टिकल में है कि एलजी जो है एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन एड एंड एडवाइस जो है वह जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है वह देगी। और 3 जो चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीनों को ध्यान में रखिएगा। विल द बजट बी पॉपुलिस्ट और फिस्कली रिस्पॉन्सिबल, ये बढ़िया टॉपिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है मतलब इसका? देखो, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। बजट के बारे में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बजट को समझते हैं, फिर हम लोग इस न्यूज पर जरूर आएंगे। अब देखो, बजट क्या होता है, आप बजट को अपने घर में जो भाई बहन की शादी होती है उससे भी समझ सकते हैं कि भाई टोटल मेरे पास कितना पैसा है, आय कितना है, और मेरा व्यय कितना होगा। ठीक है, यानी आय और व्यय। अब बताइए, शादी का जो बजट है पहले बनाते हैं कि शादी होने के बाद बजट तैयार करते हैं? तो आप कहिएगा पहले बनाते हैं भाई, कि शादी में कितना मेरा खर्चा होगा ये तो हम पहले बनाएंगे, और कितने मेरे पास आय है, मामा दादा चाचा से कितना दक्षिणा मिलेगा, लिफाफा, और मेरे पास अपना कितना इनकम है। तो आय और व्यय का खाका हम पहले तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में, मान लो एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष में मान लो इस बार को अगर सोचा जाए तो 2023 से लेकर 2024 तक। अनुमानित, क्योंकि हम अनुमान ही कर पाएंगे, अनुमान ही करेंगे ना अगले साल के लिए। अभी जैसे हमने शादी में अनुमान किया, तो इसमें भी हम अनुमान ही करेंगे, कितना आएगा इतना जाएगा, आय होगा इतना और व्यय होगा इतना। तो एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय और व्यय क्या है? बजट है। एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय और आय। अब सोचिए कि अगर व्यय ज्यादा हो जाए आय से, खर्चा ज्यादा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपको घाटा हो जाएगा, सरकारी घाटा है, तो इसलिए आप इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। व्यय ज्यादा कर दिए, इनकम कम है। ठीक उल्टा, अगर आय ज्यादा है और व्यय कम है तो सरप्लस है, अच्छी बात है, आधिक्य है, बजट आधिक्य है। अब आप सोचिए कि जितना ज्यादा आपका घाटा होगा, इसका मतलब है कि आपको उतना ज्यादा क्या लेना पड़ेगा? उधारी लेना पड़ेगा। यानी आपका जो डेप्ट है, डेट क्या होगा? बढ़ेगा जीडीपी के मुकाबले। आपकी जीडीपी के हिसाब से अगर हम डेट को देखें, डेट मतलब होता है उधारी, तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? उधारी अगर बढ़ रही है तो आपको लौटाना भी तो है, तो देश की स्थिति उतनी खराब होती हुई चली जाएगी। तो हम अगर इस उधारी को, इस डेट को कम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे फिर हमको खर्चा कम करना पड़ेगा। तो हम अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा को टैक्सेबल दायरे में लाकर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें, इसके माध्यम से हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। और हम अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं?
खर्च इनकम को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का भी एक तरीका है, इसके माध्यम से हम इनकम को बढ़ाते हैं। और जो सबसे प्रमुख इसमें बात है जो आपको दिख रही है वो क्या है कि आप घाटा को व्यय कम करके भी कम कर सकते हैं। व्यय कैसे? मान लो आप जो सब्सिडी वगैरह आप देते हैं उसको कम कर दीजिए देना, तो क्या होगा? आपका घाटा कम हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में सरकारी सैलरी इतनी जाती है, उसको कम करिए। सरकार देखिए इस प्रकार के रोल में आपको दिख भी रही है। तो घाटा कम करने का उपाय है। शादी में आप घाटा कैसे कम कर सकते हैं? इसका उपाय यही है कि शादी में चाहे तो खर्चा कम करिए, और चाहे आपका आय ज्यादा हो तो खर्चा कम करना होगा, चाहे आय ज्यादा होगा तो खर्चा कम करने के लिए आपको अपनी जो सैलरी है, जो सरकारी खर्चे हैं उसको कम करने पड़ेंगे। खर्चा कम करने के लिए आपको सब्सिडी, लोक लुभावन फैसला कम लेना पड़ेगा। और आय बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दे ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। टैक्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, चोरी ना हो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, कर चोरी। और उसके माध्यम से आप अपना जो आय है वो बढ़ा सकते हैं। तो यह जो है यही बात पे इस बजट में इसमें यही बात है जो आपके लिए यहां पर बातें कही जा रही है कि देखिए ये जो इस बार का बजट है वो कैसा होगा? पॉपुलिस्ट होगा या फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होगा? हम अपने देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने पर बल देंगे या फिर हम पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन फैसला लेंगे? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है कि हम लोक लुभावन फैसला लेने लगे और हम ढेर सारी गिफ्ट बांटने लगे तो हमारा क्या होगा? खर्चा ज्यादा हो जाएगा। खर्च ज्यादा हो जाएगा तो हमारा इनकम है नहीं, खर्च ज्यादा हो गया तो हमको घाटा होगा, फिर हमको उधारी लेना पड़ेगा। और उधारी ज्यादा अगर लीजिएगा तो क्या होता है? इससे विदेशी निवेश भी डरता है, निवेशक आने से। अब आप सोचो ना कि खुद मैंने, मान लो मेरे पास खूब उधारी है तो कोई बैंक लोन देना चाहेगा? नहीं। मेरे पास खूब उधारी है, आपको पता है कि ये उधारी वापस नहीं करता है, तो आप मुझे उधारी दोगे क्या? नहीं दोगे, बोलोगे दूर ही देखोगे और भागोगे। तो वैसे ही अगर आप ज्यादा आपका डेप्ट है जीडीपी के हिसाब से तो विदेशी निवेशक भी आपके यहां निवेश करना नहीं चाहेंगे। उनको भी लगेगा यार ये तो पूरे तरीके से इसका दिवालिया निकल चुका है। तो क्या हम लोक लुभावन फैसला लेंगे 2024 के इलेक्शन को देखते हुए बजट में, या फिर हम फिजिकली रिस्पॉन्सिबल फैसला लेंगे जिससे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जिससे हमारा आय बढ़े, हमारा व्यय कम हो, और साथ ही साथ जिससे हमारे देश की प्रगति सुनिश्चित हो सके, जो डेट है वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से निवेश करने आए। इसी को लेकर दो मत है जिस पर जो है चर्चाएं हो रही है। तो यही बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर एक इंटरिंग अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। होपफुली ये आपको न्यूज दिख रहा होगा। ये देखिएगा हिंदू में ही, मेरे को पेज नंबर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये हिंदू के अखबार में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। देखो क्या है यहां पर, देखो दो चीजें हैं, दो तीन मैं नाम लिखता हूं। जैसे देखो चाइना और रसिया ये दोनों एक गुट में शामिल होते जा रहे हैं। इधर आपको पता है यूएसए है, नाटो कंट्रीज हैं, यूरोप है। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये लोग एक गुट है, इनके बीच तो प्रॉक्सी वार चलता ही रहता है, ठीक है। आरोप यह भी लगता है कि भाई रसिया से युद्ध में यूक्रेन को खूब वेस्टर्न सपोर्ट मिला, यूरोप से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सपोर्ट मिला, और तब जाकर यूक्रेन जो है वो बहुत दृढ़ता के साथ रसिया का जवाब भी दे रहा है। हमने ये उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि रसिया ने यह वार्न किया था कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि आप जो ये नाटो का अलायंस है ना, इसको आप इधर मत बढ़ाइए, पूर्व की तरफ मत बढ़ाइए, ये नाटो वाला कॉन्सेप्ट पूर्व की तरफ मत लेकर आइए। और लेकर आए, आप लेने का प्रयास करेंगे तो हुआ वही रसिया यूक्रेन वॉर, आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें यही आर्टिकल में कहा गया कि रसिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है इसको लेकर जो 2023 है वह भी चिंता, उसमें बताया जा रहा है कि काफी हो सकता है क्रिटिकल रहेगा, चिंता का विषय बना रहेगा इस साल भी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाटो कंट्रीज, यूरोप है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना रसिया मिले हुए हैं। रसिया है जिसका समर्थन चाइना करता है। हालांकि यूक्रेन ने काफी दृढ़तापूर्वक सामना किया है, इसमें यह आर्टिकल में यह बात भी है।
इसके अलावा आपको पता है कि यूएसए और रसिया के बीच का संघर्ष का जो मुख्य बिंदु था कोल्ड वॉर के समय से, ये आपने देखा होगा कि विचारधारात्मक जो मतभेद है, यूएसए कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है और इधर कम्युनिज्म और जो साम्यवाद है उसका समर्थन होता है यूएसएसआर की तरफ से, जिसको आप रसिया के, अभी फिलहाल आप रसिया के नाम से उसको समझ सकते हैं। तो ये आप पहले से भी जानते हैं। अब इसमें और कुछ बातें कही गई कि इसमें यह भी कहा गया कि डिफेंस का जो खर्चा है वह भी काफी बढ़ेगा 2023 में, या इसमें स्पष्ट तौर पर यह बात है कि डिफेंस का जो खर्चा है वह बढ़ेगा। 2 ट्रिलियन जो है वो 2022 में था और उम्मीद है कि यह खर्चा और भी बढ़ेगा। जापान के बारे में यहां पर बात है कि जापान ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अपना जो डिफेंस बजट है उसको वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसको खतरा किससे है, इधर चाइना से और नॉर्थ कोरिया से। तो जापान ने स्पष्ट तौर पर यह क्लियर कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड सब्सटेंशियल इंक्रीजेस इन डिफेंस स्पेंडिंग। तो यूरोपियन कंट्री फ्रांस वगैरह भी ने भी यह कह दिया कि हम भी जो है वह खर्चे को इसमें बढ़ाएंगे, डिफेंस खर्चे को। तो यही कह रहा है कि इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग इन 2023 आपको देखने को मिलेगा। एक चीज आप यहां और ध्यान देंगे, जो महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में कही गई, यहां रसिया है, मैं मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखो यहां रसिया है और इधर आपको इंडिया दिख रहा है, यहां पर हमारा प्यारा भारत जो है यहां है, दूर से मतलब रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। अब सोचिए कि रसिया को बहुत अच्छे ढंग से जवाब कौन दे रहा है, यूक्रेन। यानी भारत का जो डिफेंस पार्टनर में आपको पता है कि बहुत बड़ा एलाइज जो है वो रसिया रहा है, और रसिया के जो ये इक्विपमेंट्स हैं इनको भी किसकी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यूक्रेन के शस्त्र का, यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम से इसको चुनौती मिल रही है रसिया को। तो इसके बाद रसिया के भी डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ गया है, और हो सकता है कि भारत अब यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ डिफेंस अलाइज करे, डिफेंस में पार्टनरशिप करे। डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जो हम समझौता करते हैं हो सकता है कि यूएसए और यूरोप के साथ करने लगे, क्योंकि रसिया के जो इक्विपमेंट्स हैं इस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स आपको कहां के दिख रहे हैं, यूक्रेन के, और यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज। तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास ज्यादा अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, और इस कारण अब हो सकता है, आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत भी जो है अब वेस्टर्न कंट्रीज से ही डिफेंस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स है, एमओयूज साइन कर सकता है। ये बहुत एक बड़ी बात इस आर्टिकल में कही गई है, क्योंकि भाई आप अपने के लिए तो कैपेबल ही नहीं हो रहे हैं। आपको यूक्रेन जो है वो दृढ़ता पूर्वक आपका सामना कर रहा है, उसके हथियार आपके हथियार के सामने खड़े हैं, बेहतर हैं। तो इसका मतलब है कि आप हमको जो दे रहे हैं हो सकता है उसमें भी कुछ कमी हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज से ही लें। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि चाइना जो एक उभरती हुई शक्ति है वह हो सकता है कि ताइवान वाला मुद्दा फिर से लेकर आए, साउथ चाइना सी वाला मुद्दा फिर से लेकर आए। चाइना है पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपस में वैसे भी गठजोड़ बैठाए हुए हैं, और यह भी साथ में इसमें कहा गया कि चाइना के साथ जो भारत का जो एलएसी वाला जो संघर्ष है जो अभी आपने देखा, वह संघर्ष इस साल भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ बना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अपनी आर्थिक स्थिति से ही लड़ रहा है, तो पाकिस्तान के साथ शायद हो सकता है कि सीमा विवाद आपको उतना देखने को न मिले। तो भारत के पड़ोस में भी चिंता है। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के आने के कारण चिंता सामने आई। इसके बाद इधर पाकिस्तान में से भारत, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चुनौती कम है क्योंकि पाकिस्तान अपनी ही आर्थिक स्थिति से दबा हुआ है। इधर चाइना उभरती हुई शक्ति है और यह चाहता है कि जो नेपाल के साथ वो टाई अप कर ले, भारत और नेपाल के बीच संबंधों को खराब करवा दिया जाए। तो नेपाल को भी अपने में मिला लेना चाहता है। इधर श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दबाए ही हुए है। बांग्लादेश में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, तो भारत को पूरे तरीके से घेरने का भी प्रयास कर रहा है। तो भारत के पड़ोस में भी भारत को काफी डेप्थ डिप्लोमेसी के माध्यम से ही काम लेना पड़ेगा, अच्छी कूटनीति के माध्यम से ही काम लेना पड़ेगा। यह बात इस आर्टिकल में संक्षिप्त तौर पर बताई गई है। तो यही इस आर्टिकल में आपके लिए जरूरी भी है
अब देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल, यह भी एक न्यूज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जगदीप धनखड़ साहब ने एक बात कह दी कि जो एनजेएसी है, एनजेएसी कौन लेकर आया था? लेजिस्लेटिव संसद मान लो एनजेएसी लेकर आई और उसको पार्लियामेंट ने क्या पार्लियामेंट लेकर आई और उसको जुडिशरी ने नल एंड वॉइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो क्या कर रही है? जुडिशरी जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रही है एग्जीक्यूटिव के काम में। इस प्रकार की बातें जो है वो जगदीप धनखड़ साहब ने कह दी कि यह लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। चुनी हुई सरकार अगर कुछ कानून बनाती है उसको जुडिशरी क्या कर रही है? जीरो कर दे रही है। तो इसका मतलब है कि वह लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है, क्योंकि जुडिशरी का काम यह नहीं है। वो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही है, न्यायिक अति सक्रियता दिखा रही है। ऐसा इस प्रकार की कुछ बातें आपको जगदीप धनखड़ साहब की सुनने को मिली होगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि यह लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। जो एनजेसी कानून कौन लेकर आया था? पार्लियामेंट लेकर आया था, और उसको किसने नल एंड वॉइड कर दिया? जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो इसी बात को लेकर जो है वो विवाद आया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का। अब न्यायिक समीक्षा समझना है, न्यायिक समीक्षा संविधान में है नहीं। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव ने कोई कानून बनाया, हो सकता है कि वह कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो सकता है कि वह कानून संविधान की मूलभूत जो मूल्य है उसका हनन कर रहा हो। तो वह कानून को कौन देखता है? फिर उसका रिव्यू कौन करता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जुडिशियल रिव्यू जो है वह चेक एंड बैलेंस के लिए आया है। ऐसा ना हो कि सरकार के पास अगर पूरी शक्ति आ जाए तो सरकार वह काम करने लगे जो किसी विशेष वर्ग को हानि पहुंचाता हो, कोई जो किसी विशेष जाति धर्म को हानि पहुंचाता हो, सरकार लोक लुभावनवाद फैसला लेने लगे। इसीलिए क्या जरूरी है कि न्यायपालिका एक जुडिशियल रिव्यू करे, जिससे सरकार इस प्रकार का जो मोनोपोली अगर चाहती हो तो वो ना कर पाए। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट न्यायपालिका के द्वारा केशवानंद भारती वाले मामले में दिया गया। और उसी समय आप कह सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू से बेहतर आप कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आप संशोधन करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संशोधन उतना ही करेंगे जिससे संविधान की जो आधारभूत संरचना है वो नष्ट ना हो। तो केशवानंद भारती जो वाद था उसमें स्पष्ट तौर पर संशोधन का अधिकार तो ठीक है, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं कर सकते। और उसी का हवाला देकर कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, एनजेसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने वाइड किया था। तो यहां पर जो लड़ाई है वो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में है कि लेजिस्लेटिव के काम में यानी पार्लियामेंट के काम में जबरदस्ती अड़ंगा कौन लगाता है? जुडिशरी। और जुडिशरी का कहना है कि मैं अड़ंगा इसलिए लगाता हूं स्पष्ट तौर पर क्योंकि किसी विशेष जाति धर्म के साथ कुछ अन्याय ना हो जाए और सरकार एकाधिकार वाला फैसला ना लेने लगे, आप केवल और केवल एक वर्ग को ध्यान में रखकर फैसला ना ले, और इसलिए हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल, यह सबके लिए जरूरी है, सबको इसको मानना पड़ेगा, इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा दी कि आप संविधान में बदल तो सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो यह स्पेशली अगर आपको इसमें कंक्लूजन लिखना हो तो आप यही कहेंगे कि चेक एंड बैलेंस को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। संतुलन मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया कि भाई न्यायपालिका जो है वह संतुलन बना के रखे। अगर कार्यपालिका यानी जो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, वह गलत फैसला ले रही हो या फिर संविधान के अनुरूप फैसला ना ले रही हो तब। तो यह जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, यह जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू में थोड़ा सा बारीक अंतर है। जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में मतलब पूरे तौर से हस्तक्षेप करने लगे तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म है, लेकिन हम यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आपको ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या संविधान के अनुरूप आप काम बना रहे हैं कि नहीं, आप काम कर रहे हैं कि नहीं, तब वो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अंतर है। जबरदस्ती अड़ंगा कर रही हो तो एक्टिविज्म है, अगर रिव्यू कर रही हो कि संविधान के अनुरूप काम कर रही है कि नहीं कार्यपालिका, तब वो जुडिशियल रिव्यू है। और केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूलभूत ढांचे का वर्णन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि
सरकार पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं करेगी, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हैं, तो ये चीजें आज आप लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग थोड़ा सा एक सवाल लिख लेते हैं जो आपको बताना है कि सीपीआई किसके द्वारा, सीपीआई के बारे में क्या सत्य है, ये बना लीजिए कि बारे में क्या सत्य है। पहला, आधार वर्ष 2011-12 है या फिर 2011 है। चलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, 2010 है। दूसरा, इसे एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है, किया जाता है। ऑप्शन है 1 नंबर ए, 2 नंबर बी, 3 नंबर ए एंड बी और 4th नंबर नोटा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।